एवरीवन, स्वागत है आपका डायमेंशन ऑफ फिजिक्स के नए लेक्चर सीरीज में। मैं बात करूंगा इस सीरीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने वादा किया था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को कंबाइन करके और आईआईटी जैम के और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस को कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तो अगर कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैं लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो पहली यूनिट है उसमें कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं। और ये इसका सेकंड पार्ट है डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बातें होती हैं। और सेकंड यूनिट में है मैग्नेटोस्टैटिक्स और इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर या मैग्नेटिक डाइपोल, फिर हिस्टेरिसिस लूप और एक्सपेरिमेंट की बात होती है। और इसकी जो थर्ड यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जो चौथी यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है, क्योंकि पिछली 3 यूनिट में सारी भूमिका, सारी बैकग्राउंड तैयार की जा चुकी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे बताया जा सकता है। तो सिमिलर वे इसका जो आप सिलेबस है इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हम जाते हैं फैजाबाद यूनिवर्सिटी का। तो ये भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी बच्चे जो हैं इसमें पढ़ते हैं। तो सिमिलर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें भी सेम कॉमन है और इसमें भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल और फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑल दोज लगभग सेम जो पीछे के कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस था, इस यूनिवर्सिटी में भी लगभग उन टॉपिकों को इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर किया है। फिर मैग्नेटोस्टैटिक भी है, फाइन। मैग्नेटिक इंडक्शन है, लॉज हैं, ये हम उस यूनिवर्सिटी में भी है। फिर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ ये तीसरी यूनिट में रखा है, वहाँ जो है पहली यूनिट में ही रख दिया था। फिर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिर यहाँ की चौथी यूनिट है सेम वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। और यहाँ पे जो पहली 3 पॉइंट हैं, या पॉइंट ही कहेंगे इसे, पहली 3 यूनिट जो है वो जो है एबव की दोनों यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, ये नया है, एडिशन है। बट हाँ, वो अदर पेपर में ये तीनों चीज़ें कवर की गई हैं। और इसका जो चौथा है सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर 5वां आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन डाइलेक्ट्रिक, सेम कवर की जा चुका है। इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो ये भी आपके जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये कवर हो जाएगा। फिर मैग्नेटोस्टैटिक आता है, टाइम वेयरिंग फील्ड आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब चीज़ें जो है कॉमन है तीनों यूनिवर्सिटीज़ में। फिर हम देखें तो आईआईटी जैम की बात होती है। आईआईटी जैम में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म पूरा कॉमन सेम। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी ऑलरेडी ऑल यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो टॉपिक है तीनों यूनिवर्सिटीज़ में कवर किए हैं। तो इसमें एक और जो एडिशनल है वो है अल्टरनेटिव करंट, सिंपल डीसी एसी सर्किट विद आरएल एंड सी कंपोनेंट, जो ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर के पेपर में कवर किया जा चुका है। अगर लास्ट में मुझे टाइम बचता है तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो देखते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में लगभग सेम पैटर्न में है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ एडिशनल है और जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में कवर करूंगा। तो उसका जो टाइम लाइन होगा कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है वेक्टर को अच्छे से समझना, उसे विजुलाइज करना, उसके कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करना। और अगर आप वेक्टर को समझना चाहते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छे से समझना होगा।
तो ये तो बैकग्राउंड होगा आपके पास। जो ये बैकग्राउंड मिलने के बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट कवर होंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। फिर ईएम वेव एंड वेव ऑसिलेशन दोनों एक साथ मिला के हम पढ़ेंगे। और साथ ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लेक्चर के दौरान ही, और आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं साथ में हम सॉल्व करते चलेंगे। फिर बैकग्राउंड में जैसा हमने बात किया कि वेक्टर के बारे में बात करूँगा, और वेक्टर अलजेब्रा वेरी डिटेल में, उतना डिटेल में जितना कि ज़रूरी है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए। फिर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँगा, और वेक्टर कैलकुलस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर कैलकुलस में आपका ग्रेडियंट आ जाएगा, डाइवर्जेंस आ जाएगा, कर्ल आ जाएगा, और लाइन इंटीग्रेशन आ जाएगा, और एरिया इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इनके बारे में ये सब समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अच्छे से समझना चाहते हो। तो वेक्टर की बात कर रहे हो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आना ही है। तो कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट के बारे में हम बात करेंगे, हम उतनी बात करेंगे जितना ज़रूरी है। रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इससे सभी लोग परिचित हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फिर आता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इतना टॉपिक है जो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने जो और कुछ पढ़ना चाहते हैं या आपको लगता है कुछ और कवर करना चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम उस पर भी डिस्कस करने की कोशिश कर सकते हैं। वेक्टर के बारे में बात करें तो बहुत ही वेल नोन डिफिनीशन है जो 12th से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये इंटर लेवल तक तो सही है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहिए। तो मैं एक और पॉइंट जो मुझे लगता है कि वेक्टर इज आल्सो इनवेरिएंट अंडर द रोटेशन ऑफ एक्सिस। अंडर द रोटेशन ऑफ एक्सिस, इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करता हूँ। दूसरा जो पहले का ही एक फॉर्म है कि वेक्टर इज आल्सो इनवेरिएंट अंडर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग देयर ओरिएंटेशन, इसके बारे में भी अपकमिंग स्लाइड में डिटेल में बात करता हूँ। सो टेक द फर्स्ट पॉइंट, वेक्टर कंसीडर, हम एक वेक्टर ए लेते हैं। अभी आज समझने में हमें आसानी हो इसलिए हम सिर्फ 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात करेंगे, बाद में हम इसे जनरलाइज कर देंगे 3 डायमेंशनल के लिए। तो हम कंसीडर करते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे है, और ये कोई वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ए है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाते हुए किसी दिशा में जा रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि हम एक्सिस का रोटेशन करते हैं। इस एक्सिस को एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल फाई एंगल बनाते हुए हम रोटेट करेंगे। और ध्यान रहे कि ये रोटेशन जो हमने किया है ये एंटी क्लॉकवाइज किया है। तो ये आई एक्सिस को एक्स एक्सिस को हम रोटेट करते हैं फाई एंगल पे, तो ये हमें दूसरा यूनिट वेक्टर मिलता है आई डैश। जितना एंगल यहाँ पे रोटेट होगा उतना ही ये भी रोटेट होगा, ये भी फाई एंगल। और सिंस ये आई डैश और जे डैश के बीच में जो एंगल है वो 90 है। ये रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट की बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम सिर्फ ऐसे विजुलाइज करें, पिक्चोरियल विजुलाइजेशन करें, तो हम देख रहे हैं कि जो ए वेक्टर है चाहे इस कोऑर्डिनेट में चाहे इस कोऑर्डिनेट में, दोनों में कोई अंतर नहीं आ रहा है। ए वेक्टर अपनी दिशा में एक गिवन मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रहा है। और अगर हम इसे ऐसे समझना चाहें कि अगर आप फील्ड में खड़े हो, सड़क के किनारे खड़े हो, तो आप चाहे कोई व्हीकल एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रही है सड़क पे गिवन स्पीड से, तो आप डायरेक्ट देख रहे हो
तब भी वो जो है अपनी ही स्पीड से जा रही है, या आप थोड़ा घूम के रोटेट होके देखोगे तब भी वो अपनी ही स्पीड से जाएगी, गिवन दिशा में जाएगी। तो आपकी रोटेशन का उसकी वेलोसिटी पे, उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम चीजें हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस आई को, इस एक्सिस को हम रोटेट कर दे फाई एंगल से, तो वेक्टर में, तो वेक्टर को हम छेड़ नहीं रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पिक्चर से तो ये समझ में आ जाता है, बट इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का इसके कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर देते हैं, आई एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो इसका वाई कंपोनेंट ये होगा, अगर रिजॉल्व करें, और एक्स कंपोनेंट ये होगा। तो इस ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए कास अल्फा, ये एंगल अल्फा है, और ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, और ये उसका हो जाएगा साइन कंपोनेंट। तो ए साइन अल्फा आई कैप जे कैप, जहां पे ए जो है इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। सेम अगर हम इस वेक्टर को नए कोऑर्डिनेट जो रोटेट करके आए आई डैश और जे डैश आया है, उसमें अगर हम डिवाइड करें तो दो कंपोनेंट बनते हैं। ये होता है इसका एक्स डैश कंपोनेंट, और ये होता है वाई डैश कंपोनेंट। तो हम इसे लिख सकते हैं ए डैश, हमने इसको एक नया नाम दे दिया ए डैश। अभी हम क्लेम कर रहे हैं कि ये नया होता है, बाद में हम प्रूव करेंगे कि दोनों सेम ही है। तो इसका भी मैग्नीट्यूड तो बदलने नहीं जा रहा है क्योंकि वेक्टर सेम है। तो हम लिखेंगे ए, और ये एंगल फाई है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा माइनस फाई। तो हम इसे लिख सकते हैं ए कास अल्फा माइनस फाई, ये एक्स कंपोनेंट, और ये आई डैश की दिशा में जा रहा है, तो हमने इसे आई डैश लिख दिया। दूसरा वाई कंपोनेंट है ए साइन अल्फा माइनस फाई जे डैश, ये किस डायरेक्शन में है, जे डैश की डायरेक्शन में है। अब सेकेंड बात जो आती है कि आई डैश का और आई में क्या रिलेशन है। तो हम आई का कंपोनेंट लेते हैं, आई डैश का कंपोनेंट लेते हैं जे की डायरेक्शन में, फिर आई डैश का कंपोनेंट लेते हैं आई की डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं आई डैश को, ये हो गया कास फाई, आई डैश का एक्स की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, और साइन फाई जे की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। हमने यहाँ पे आई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आई का जो मैग्नीट्यूड, आई डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो 1 होगा। सिमिलरली इस जे डैश को भी हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट में, और हम लिख सकते हैं ये यहाँ पे समझना इसको थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि जब हम जे डैश का वाई कंपोनेंट लेते हैं तो वो वाई की डायरेक्शन में है, तो वाई कंपोनेंट होगा इसका ये साइन फाई, वाई कंपोनेंट होगा इसका कास फाई। तो हमने वाई कंपोनेंट कास फाई जे कैप लिखा क्योंकि इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे वाई की दिशा में आएगा और वो कास के साथ आएगा, तो कास फाई जे कैप। बट इसका ये जो पार्ट आएगा ये आई की दिशा में है, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में, दैट्स वाई हमने आई निगेटिव डायरेक्शन में लिया और आई लिया साइन फाई लिया। सो हमारे पास आई और आई डैश आई और जे में रिलेशन आ गया, जे डैश आई और जे में रिलेशन आ गया। इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमने सेकेंड इक्वेशन में इसको रख दिया, तो ये आ गया ए कास फाई, और आई डैश की वैल्यू यहाँ आ गई, फिर ए साइन फाई, जे डैश की वैल्यू यहाँ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आई को आई के साथ रखेंगे, जे को जे के साथ रखेंगे। तो ए कास फाई ये आई का कंपोनेंट एक साथ आ गया, फिर यहाँ पे दूसरा आई है वो है ए साइन फाई, ए साइन अल्फा माइनस फाई साइन फाई, ये आई का कंपोनेंट दोनों यहाँ साथ आ गए। सिमिलरली जे का कंपोनेंट यहाँ पे साथ आ गया। अब देखेंगे इसमें एक पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है कास ए कास बी, अल्फा माइनस फाई को अगर हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली कास ए साइन बी साइन ए कॉस बी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री का
साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। इसे हम लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा माइनस बी फाई, अल्फा माइनस फाई आपका ए हो गया, प्लस फाई ये बी हो गया। और सिमिलरली हम इसको साइन कंपोनेंट को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका। और अभी से अगर हम देखें तो ये प्लस है माइनस है, इसका सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है ए कॉस फाई, ए कॉस अल्फा आई कैप, ए साइन अल्फा जे कैप, जो कि सिमिलर है इक्वेशन 1 के। तो हम इसे कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू ए। हेंस हमने प्रूव किया कि अंडर द रोटेशन वेक्टर में कोई चेंज नहीं होने जा रहा है, दोनों वेक्टर सेम ही रहेंगे। वेक्टर अपनी ही दिशा में अपनी गति से अपने परिमाण से आगे बढ़ता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। अब हमें एक और बात मिलती है इसमें, आई डैश और आई में रिलेशन। तो ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, आई डैश इज इक्वल टू आई डैश जे डैश। इस आई को हमने उठाया यहाँ रखा, जे को उठाया यहाँ रखा। सिमिलरली कास फाई को उठाया यहाँ रखा, साइन फाई को यहाँ रखा। आप इसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में से किसी भी इस तरीके के इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो इसका कंपोनेंट यहाँ आया, ये कंपोनेंट यहाँ आया, तो ये क्या बन जाता है, ये हमें एक मिल जाता है रोटेशन मैट्रिक्स। तो अगर आप इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सीधा आपको एक मैट्रिक्स मिलता है। अब आपको इक्वेशन मिलता है। अब मैं इसे रोटेशन मैट्रिक्स कह रहा हूँ, तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ऑल्दो हमने जो रोटेशन किया वो एंटी क्लॉकवाइज किया है, नॉर्मली लोग क्लॉकवाइज करते हैं, तो जो यहाँ पे माइनस साइन आता है वो साइन उनका यहाँ पे आएगा, तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन कि आप किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो। अगर आपको प्रूव करना है कि ये एक रोटेशन मैट्रिक्स है, आप मैथमेटिक्स के में काफ़ी इंटरेस्टेड हो, तो आप प्रूव भी कर सकते हो। किसी मैट्रिक्स को रोटेशन मैट्रिक्स होने के लिए आपको प्रूव करना होगा कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है, और दूसरा इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसके ट्रांसपोज के साथ करने के बाद ये यूनिट आता है या नहीं आता। तीसरा पॉइंट होगा इसका डिटर्मिनेंट यूनिट है। चौथा ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए आपको पहले इसे यूनिट नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइज है। और दूसरा इसके इस कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। अगर वो 0 आता है तो डेफिनेटली ये मैट्रिक्स रोटेशन मैट्रिक्स है। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, ये मैट्रिक्स रोटेशन मैट्रिक्स है। तीसरा, इसको जनरलाइज अगर करें 3D रोटेशन मैट्रिक्स में, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमने ये जो रोटेशन किया है, हमने रोटेशन किया है सिंपली जो हमारे पास ये 2 डायमेंशनल फिगर था, इसमें हमने जेड एक्सिस को जस्ट इस स्क्रीन से एबव ले लिया है। तो इस स्क्रीन के जस्ट एबव है वो जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अराउंड हमने इसे फाई रोटेट किया, तो चीज़ें आसान होगी। अब आप आसानी से समझ सकते हो कि जेड एक्सिस में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो भी परिवर्तन आ रहा है वो एक्स एक्सिस में आ रहा है या वाई एक्सिस में आ रहा है। तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। एक्स अदर कंपोनेंट को हमने 0 रख दिया, जेड कंपोनेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा है, दोनों सेम है, इसलिए हमने 1 रख दिया। आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी करके देख सकते हो, सेम इक्वेशन आने जा रहा है। और एक भी एडिशनल इक्वेशन के डैश इज इक्वल टू के। तो इस तरीके से आप जनरलाइज भी कर सकते हो। और मोर जनरलाइजेशन करना है तो आप जेड एक्सिस को भी किसी एंगल से रोटेट कर दीजिए, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिल जाएंगे। उतना ज़्यादा करने की अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे। फिलहाल हमने 2 डायमेंशनल के लिए किया है, और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो 3 डायमेंशन में भी कर सकते हो, डिफरेंट एक्सिस के साथ। जेड एक्सिस के साथ तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब जो सेकंड बात मैं कर रहा था कि डिस्प्लेसमेंट करने के बाद भी अगर एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं तब भी वो वेक्टर सेम रहेगा। आप पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हो।
आप देख सकते हो कि वेक्टर अपने एक ही दिशा में जा रहा है। ये एक्सिस यहाँ से मूव करके यहाँ आया है, बट ये वेक्टर अपनी दिशा में अपने तरीके से जा रहा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। आप पिक्चोरियली देख सकते हो। अगर आप प्रूव करना चाहो तो जो यहाँ पे मैट्रिक्स है इसमें फाई की जगह जो है 0 रख दो और ये प्रूफ हो जाएगा। इसका अगर आप दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देखना चाहें तो अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी बाइक से किसी दिशा में किसी स्पीड से जा रहा है, तो आप उसकी स्पीड को किसी एक चौराहे से मेजर करिए या दूसरे चौराहे से मेजर करिए, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दोनों सेम रहने जा रहा है। होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर मिलते हैं अपने नए लेक्चर या नए वीडियो के साथ। थैंक यू।